everyone, welcome again to my YouTube channel Microvision Study with Motivation। तो जैसे कि हमारी कंसिस्टेंसी सीरीज चालू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको टाइम टाइम पे वीडियो अपलोड करके बता देती हूँ। गाइस, आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मुझे आपके लिए और वीडियोस लाना है। और आपको पता है, इस चैनल पे मैं सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ें शेयर करती हूँ। मैं आपको गोल मोल कुछ भी नहीं घुमाती हूँ। जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको सटीक चीज़ें बताती हूँ। तो चलिए, आज ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट CSIR का तो पता नहीं कुछ पिछले जन्म का ऐसा लगता है कि मोहब्बत है कैंसर से। तो और कैंसर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कैंसर से आए दिन कितने लोगों की डेथ हो रही है। और कैंसर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़ एंड हाउ टू बी केयरफुल। अगर आपको कैंसर के बारे में पता रहेगा तो आप आपके घर वालों को सबको बताओगे कि इससे कैसे बचना है। तो आइए जानते हैं इस खतरनाक, इस डेंजरस प्राणी के बारे में, कैंसर के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कंपैरिजन। क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपके माइंड में और क्लैरिटी आती है कि जो नॉर्मल सेल्स है वो कैसे डिफरेंट है। मतलब हम कैंसर को कैंसर कब बोलेंगे, जब आपको पता होगी नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी, तब आप पता पाओगे ना कि हम कैंसर कैसे बोल रहे हैं। नॉर्मल सेल में और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि नॉर्मल सेल जो है वो अपोप्टोसिस में जाती है। आपको पता है कि जैसे ही काम तमाम हुआ किसी कैंसर सेल का, तो बोलते कि अरे नहीं नहीं भाई, अब तुमको अपोप्टोसिस करनी पड़ेगी, अब तुम नहीं रह सकते, अब तुम जिंदा नहीं रह सकते। जो नॉर्मल सेल्स में होता है ये फंक्शन है। मतलब उसमें ऐसी कोई इमोर्टेलिटी नहीं आती है कि भाई हम अमर है, नहीं। बोलते हैं कि आपका काम होने के बाद आपको अपोप्टोसिस में जाना होगा। ये नॉर्मल सेल का रूल है। बट भाई, हमारे खतरनाक, खूंखार, जो डेंजरस प्राणी होते हैं, जो एविल होते हैं, वो किसी की सुनते हैं क्या? वो रूल्स को फॉलो करते हैं क्या? नहीं, एविल से रूल ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। मतलब सेल डिवीजन होते ही जाता है, होते ही जाता है, होते ही जाता है। डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। ओके, तो कॉन्टैक्ट डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन है। इसका मतलब कि क्या है? अगर ज़्यादा डेंसिटी हो गई, ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, ज़्यादा डेंसिटी हो गई सेल्स की, तो क्या होगा? इनहिबिशन। जो आसपास वाली सेल है जो है वो इनहिबिट करेगी इस सेल को कि नहीं, अब रुक जा, बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो गई है सेल्स की। लेकिन हमारी कैंसर सेल्स क्या है? दे डू नॉट शो द डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। मतलब यहाँ पर जो आसपास की सेल्स है, भाई तुम भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करेंगे, और सेल्स को जो है वो, मतलब हम एविल बन जाएंगे। वो कहते हैं ना कि हम जो है डार्कनेस हर जगह फैला देंगे। तो उस तरीके की मेंटेलिटी होती है आपकी कैंसर सेल्स की। आपको ना देखो, अगर आपको किसी बीमारी का इलाज करना है तो आपको उसका रूट कॉज पता करना पड़ेगा। अगर आपको डेविल बनना है तो आपको सोचना पड़ेगा ना डेविल जैसे, आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक पता करने होंगे। तो वैसे ही ये कैंसर सेल है। ये कैंसर सेल ने पता कर लिया कि हमारी बॉडी की कैसे काम करती है, और इसने एक बार देख लिया कि हमारी बॉडी की सेल्स किस तरीके से काम करती है, तो ये इसका अपोजिट फंक्शन करने लग गया। आप देख रहे हो ना, मतलब कि कितना एकदम, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम तो एकदम मूवी जैसा चल रहा है, एकदम मूवी जैसा चल रहा है कि एक विलन अपने अंदर जो है वो एक अच्छे इंसान की अपोजिट प्रॉपर्टी पूरी डेवलप करते जा रहा है। आगे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ऐसे पढ़ा दूंगी ना, मतलब आप खड़े खड़े पोयम गा के सुना दूंगी आपके कलीग को कि आज तुझे कैंसर के बारे में बताता हूँ। तो और ये सारे पॉइंट्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। भाई मैं जो हूँ पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पढ़ाती हूँ। अगर आपने इससे पहले भी मेरे कुछ शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा, जो प्रीवियस ईयर में जिससे क्वेश्चन पूछते हैं मैं वही बताती हूँ। ये हर एक पॉइंट, ये तीनों पॉइंट से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, आप उठा के देख लीजिए। डू डू मतलब डू शो द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये मतलब हाँ हाँ जी हाँ, हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करते हैं, लेकिन ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करता है। मैंने आपके इसके बारे में बता दिया है। ये डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन को शो नहीं करता है। उसके बाद अब अगर बात कर ले आपकी नॉर्मल सेल की, तो वो एंजियोजेनेसिस शो नहीं करती। एंजियोजेनेसिस क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो सेल के अंदर, मतलब ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो, जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतनी ज़्यादा सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी, तो उतनी ज़्यादा ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये इन्वेजिनेशन हो जाता है ब्लड वेसल का, उसको ही बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। ये देख रहे हैं आपको, ये जो नॉर्मल सेल्स है वहाँ पर कहीं आपको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नॉर्मल सेल भाई ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट है उतने लेगी और खत्म काम, क्योंकि इसका तो एपोप्टोसिस भी हो रहा है, इसका सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रहा है, और जितनी ज़्यादा सेल्स आ रही है, क्योंकि सेल्स मिट नहीं रही है, बनते जा रही है, बनते जा रही है, तो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, जो फॉर्मेशन हो रहा है नए ब्लड वेसल्स का, ताकि फुलफिल कर सके वो ऑक्सीजन की डिमांड को। उसके बाद इनवेजिवनेस यहाँ पर नहीं होती। नॉर्मल सेल्स में कुछ घुसपैठिया जैसी बात नहीं होती भाई, लेकिन यहाँ तो भाई कैंसर सेल तो कतई बेशरम है, कतई बेशरम है, इससे तो सारी हदें पार कर दिया। इन्वेजिनेशन का क्या मतलब होता है कि ये मान लो ये वाली जो है ये बीच की कैंसर सेल है, अब ये जो है ये आसपास वालों को भी नहीं छोड़ेगी। वो कह रही है कि मैं डेविल हो, तुम भी बनो, मतलब वो कहती है कि तुम भी मेरी टोली में शामिल हो जाओ। तो ये क्या करेगी? ये सेल जो है वो आसपास की सेल्स को भी क्या कर देगी? कैंसरस सेल बना देगी। ओके, वेरी गुड। चलो भाई, बहुत अच्छे से हमने देख लिया कि नॉर्मल सेल्स और आखिरकार क्या प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल्स में। अब जो है, अब हम बात करते हैं ट्यूमर सेल्स में बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर की। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? बिनाइन का मतलब भाई बोल रहा है मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं एक जगह बैठा हूँ। बिनाइन का मतलब क्या होता है? बी से बैठना, ऐसा याद रख लो भाई, मैं तो बैठी रहूंगी। वो कैंसर बोलता है कि ठीक है, मतलब कि मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है, मैं बैठे बैठे भी कुछ थोड़ा बहुत काम कर ले रहा हूँ। तो ये जो है वो थोड़ा आलसी टाइप का है। मतलब ये आलसी नहीं है, कहते ये भी बहुत तबाही मचा देता है, बट ये है कि घूमता फिरता नहीं है। मैलिग्नेंट का क्या मतलब है कि इसमें मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी हो, एक जगह नहीं रहता। यहाँ पर मैंने शो करके रखा हुआ है कि ये किस तरीके से गाइस ये मूव कर रहा है।
ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो कैंसर सेल्स हैं ये अपनी जगह छोड़कर जो है वो दूसरी जो नॉर्मल सेल्स है वहाँ पर इन्वेजिनेशन कर रही है, वहाँ में माइग्रेट कर रही है और उन सेल्स को भी अपने जैसे ट्यूमरस बना रही है। अब नाउ वी कैन सी कि इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो स्प्रेड नहीं करता न्यू लोकेशन पे, भाई मैं जहाँ हूँ वहीं बैठूंगा। उसके बाद जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसमें उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है इन्वेजिनेस की, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ की। लेकिन जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशिएशन की, ये स्लो रेट ऑफ ग्रोथ शो करता है और यहाँ पर जो है लैक ऑफ डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये मैलिग्नेंट और बिनाइन में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Now we can clearly see the classification of cancer. This is very important, which can be asked, and it is already asked in many of examination. Either it is CUET, either it is IIT JAM, either it is CSIR net. CSIR net itself it is asked in so many times. So this topic we can't skip. If we are learning cancer, then we must know about the classification of cancer because it is very important. So since it is very important, so let's study it. Epithelial cells or endodermal cell cancer, what we called it carcinoma. कार्सिनोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कैंसर क्लासिफिकेशन में भी बात कर ले कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो कार्सिनोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्टिव टिश्यू और मसल सेल्स जो कैंसर कॉज करती है, स्पेशली मिजोडर्मल। आपको पता है कि जर्म सेल 3 टाइप की होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मिजोडर्म। तो जो एंडोडर्मल होती है एपिथेलियम सेल्स कार्सिनोमा, जो कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर कॉज करती है। मिजोडर्मल टिश्यू से जो कैंसर होता है गाइस उसको बोलते हैं सार्कोमा, जो सार्कोमा टाइप का कैंसर कॉज करता है। अब उसके बाद जो है बात कर ले कि ब्लड WBC या बोन मैरो का स्पेसिफिक कैंसर जो होता है हम उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूकेमिया तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी हुआ है और मोस्टली ल्यूकेमिया होता है, बहुत डेंजरस टाइप का भी कैंसर है। तो कैंसर में बोले तो खतरनाक ये ल्यूकेमिया होता है। जर्म सेल की बात करें, टेराटो कार्सिनोमा, वेरी इंपॉर्टेंट कि जर्म सेल में कौन सा कैंसर होता है। अक्सर ये हम इस पर ध्यान नहीं देते, टेरेटो कार्सिनोमा। हम बाकी सब तो हमें याद रहता है, कनेक्टिव टिश्यू का याद रहता है, सार्कोमा, एपिथेलियम का कार्सिनोमा याद रहता है, ल्यूकेमिया हम जनरली WBC से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जर्म सेल का हमें याद नहीं रहता कि वो टेरेटो कार्सिनोमा है। मेलेनोमा कैंसर जो होता है वो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल प्रोड्यूस करती है, लिम्फ नोड में होने वाला लिम्फोमा होता है। और कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं माइलोमा के साथ और माइलेनोमा के साथ। तो माइलेनोमा याद रखना हमेशा पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स के लिए होता है, और जो माइलोमा होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोन मैरो में जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोन मैरो को हम माइलोमा कहते हैं। इफ वी आर लाइक इफ एनीवन इज आस्किंग टू यू कि आप क्या कैंसर का एक आउटलाइन बता सकते हो कि आप ट्रू कैंसर किसको बोलोगे, मतलब कि एक अगर हम ओवरव्यू देख के चले कि कैंसर का ओवरव्यू क्या होता है, किस तरीके से कैंसर हो सकता है। तो कैंसर कैसे हो सकता है, पहले तो आपके जीन्स में म्यूटेशन होगा। इधर वो ट्यूमर सप्रेसर जीन हो सकते हैं या तो वो ऑन्कोजीन होते हैं। ऑन्कोजीन में जो है वो हमेशा गेन ऑफ फंक्शन होता है, इसमें हमेशा गेन ऑफ फंक्शन होता है। और जो आपकी ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसमें लॉस ऑफ फंक्शन होता है। तो अगर कभी भी म्यूटेशन हुआ है इन जीन्स में, एबनॉर्मल सेल होगी, सबसे पहले तो आपकी सेल्स जो होगी एबनॉर्मल हो जाएगी। एबनॉर्मल सेल का क्या मतलब है, अभी जो हमने प्रॉपर्टीज देखी, जो हमने कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज देखी, वही एक एबनॉर्मल सेल की प्रॉपर्टीज है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन और वगैरह वगैरह। क्या होगा कि ग्रो इन मास, मतलब बहुत ज़्यादा मास में इसकी ग्रोथ हो जाएगी। प्रोलिफरेशन होगा, नियोप्लाज्म मतलब कि न्यू ग्रोथ्स होगी, बिनाइन ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा, नियोप्लास्ट इन्वेजिनेस बढ़ेगा, एंजियोजेनेसिस बढ़ेगी, मेटास्टेसिस बढ़ेगी, और ऐसे ही होगा एक ट्रू कैंसर का फॉर्मेशन। ऐसे ही जो है वो एक डेविल का फॉर्मेशन होगा, ऐसे ही जो है वो कैंसर आपकी बॉडी में आ जाएगा। हमें यहाँ पर एक और फिनोमिना बहुत याद रखना चाहिए, इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, कि क्या एपोप्टोसिस का क्या रिलेशन है। अगर सेल डिवीजन बढ़ता है, अगर कैंसर होना है तो क्या होगा, कैंसर को मतलब सेल्स को मरने से रोकना होगा। कैंसर चाहता क्या है कि कंटिन्यूअसली सेल बढ़ते रहे, कंटिन्यूअसली सेल का डिवीजन होते रहे। ऐसे में अगर एपोप्टोसिस होगा तो उसके लिए दिक्कत वाली बात है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एपोप्टोसिस का फंक्शन कम करना पड़ेगा और डिवीजन को बढ़ाना पड़ेगा। जब भी ऐसी कंडीशन आ गई बॉडी में कि डिवीजन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन एपोप्टोसिस नहीं हो रही है, सेल मर नहीं रही है, तो ऐसे में ही ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा आपके कैंसर, मतलब कि एक एविल डेविल। और फाइनली जो है डेविल का फॉर्मेशन हो चुका है, डेविल का इन्वेजन हो चुका है आपकी बॉडी में। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सो लेट वी स्टडी अबाउट द ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन, बिकॉज everyone is talking about tumor suppressor gene, every time question is asking from oncogene, so what are they। तो हमको पता रहना चाहिए कि ऑन्कोजीन होता क्या है। भाई ऑन्कोजीन ही वो है जो कैंसर को डेवलप करता है। ऑन्कोजीन, आपको पता है कि कैंसर ऐसे ही नहीं डेवलप हो जा रहा बॉडी में। आपको पता है कि जीन माल फंक्शनिंग होती है, जीन में पॉइंट म्यूटेशन होता है तब जाके कैंसर होता है। ये जीन लेवल की डिसीज है, इसीलिए इसको ट्रीट करने में हमें और भी टाइम लगता है। क्योंकि भाई नॉर्मली अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कुछ भी हो जाए तो हम एंटीबायोटिक्स वगैरह लेकर हम जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पर म्यूटेशन जो है वो आपके कहीं बाहरी या ऊपरी सेल्स में नहीं हुआ है, ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये जो है वो सीधे जीन लेवल पर इन्फेक्शन कर रहा है, इसीलिए ये इतना फैटल डिसीज है। तो बात कर लेते हैं पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि गेन ऑफ फंक्शन और लॉस ऑफ फंक्शन है। गेन ऑफ फंक्शन मतलब है कि जीन ने अपना फंक्शन गेन कर लिया है जो नहीं करना था, और कैंसर इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसे जीन ने अपना गेन ऑफ फंक्शन कर लिया है जिन्होंने कभी अपना जिन्हें नहीं करना चाहिए था। कभी भी जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, अगर वो चीज़ें होती है तब जो है वो डिसीज कॉज होती है, तब प्रॉब्लम कॉज होती है। सो ऑन्कोजीन्स प्रमोट सेल ग्रोथ डिवीजन।
ऑन्कोजीन्स जो होती है वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं सेल ग्रोथ को और डिवीजन को। इसमें क्या होता है, इसका म्यूटेशन इफेक्ट की बात कर ले तो जब भी हम ऑन्कोजीन की बात करेंगे या फिर बात करेंगे प्रोटो ऑन्कोजीन्स की, तो क्या होता है यहाँ पर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है, लीड्स टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन। और ट्यूमर सप्रेसर की बात कर ले तो ये क्या करता है, देखो जब जब किसी डेविल का जन्म हुआ है उसके साथ साथ में उसको बचाने वाले का भी जन्म हुआ है। तो जब हमारे हम नॉर्मल तभी रह पा रहे हैं जब हमारे ट्यूमर सप्रेसर जिन काम कर रहे हैं। ट्यूमर सप्रेसर जिन क्या होते हैं, ये इनहिबिट करते हैं, ये बोलते हैं कि सेल ग्रोथ को हम रोकेंगे। मतलब ऐसे थोड़ी सेल हमेशा ग्रोथ हमेशा डिवीजन कर सकती है। तो ट्यूमर सप्रेसर जिन वो होते हैं जो इनहिबिट करते हैं सेल ग्रोथ को और डिवीजन को, ताकि जो है सेल अपना नॉर्मल फंक्शन करते रहे। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, अगर आपका ट्यूमर सप्रेसर मतलब ट्यूमर को जो जो कैंसर को सप्रेस कर रहे थे जीन, अब वही काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो रक्षक सबको बचा रहे थे अब उन्हीं को किसी ने मार दिया या फिर उन्हीं के हाथ काट दिए, तो वो कैसे काम कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन हमारे सेल्स में आ जाती है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो है उनमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, तो म्यूटेशन डिसरप्ट नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल। तो आई होप ये वाला पॉइंट बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन यहाँ पर मैंने जितनी चीज़ें बताई है उससे हर एक एक लाइन से क्वेश्चन आए हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आपको पता होगा। म्यूटेशन फॉर कैंसर, अगर हम ऑन्कोजीन की बात करें, भाई इसने इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज गेन कर ली है, ये कहता है कि दोनों में से अगर एक भी जीन म्यूटेशन हो गया ना, अगर दोनों में से अगर आपके दो जीन हैं, मान लो ए जीन है और बी जीन है, और अगर इसमें से सिर्फ एक जीन में भी गेन ऑफ फंक्शन हो गया ना, तो बोले मैं म्यूटेशन कॉज कर दूंगा, मैं तबाही मचा दूंगा, मैं हाहाकार मचा दूंगा। तो ये डोमिनेंट इन नेचर होता है। कैसा होता है, डोमिनेंट इन नेचर होता है। और अगर हम इसके अपोजिट बात कर ले कि इनएक्टिवेशन, इसमें अगर दोनों जीन काम नहीं करेंगे तब जाके इसका होगा। मतलब कि अगर आपको ट्यूमर सप्रेसर जीन बनाना है और उसका लॉस ऑफ फंक्शन, अगर इसमें टिपिकली नीड टू बी अ ट्यूमर फॉर्मेशन, अगर आपको इसको ट्यूमर सेल मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन करना है तो आपको दोनों जीन्स में लॉस ऑफ फंक्शन करना होगा। मतलब दोनों को अगर एक में हो रहा है तो ऑन्कोजीन ही होगा, तो आपको दोनों को इसको डिसफंक्शन करना पड़ेगा, दोनों का इनएक्टिवेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें ट्यूमर फॉर्मेशन कर पाओगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपको दोनों जीन को, जो ऑन्कोजीन है उसमें अगर आप एक जीन में गेन ऑफ फंक्शन कर दोगे तो भी आपका कैंसर हो जाएगा, और अगर आप ट्यूमर सप्रेसर जीन के दोनों जीन को इनएक्टिव करते हो तब जाके आपका ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकता है। कैन बी डोमिनेंट, मैंने बता दिया कि ये डोमिनेंट फॉर्म शो करता है और ये रेसेसिव शो करता है। म्यूटेशन अराइजेज इन सोमेटिक सेल, हम जनरली देखते हैं कि जो ट्यूमर अराइज होता है वो, और ऑन्कोजीन जो है वो अराइज करता है सोमेटिक सेल्स में। कहाँ गैमेट लेवल पर करेगा, कहाँ गैमेट्स को का फॉर्मेशन करेगा, कहाँ गैमेट्स में जाके ये म्यूटेशन को अराइज करेगा। और अगर हम इसमें देख लें, जो आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन है इसमें म्यूटेशन जो है वो जर्म और सोमेटिक सेल दोनों में देखा गया है। और ये जो है इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसके एग्जाम्पल है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि न जाने कितने ही बार कितने ही एग्जाम में इसके एग्जाम्पल से सीधे क्वेश्चन आए हैं कि क्या रास, क्या मिक, क्या हर2, क्या जून, फॉस, ये किस तरीके का के ट्यूमर किस तरीके के जीन्स है। मतलब ऑन्कोजीन के एग्जाम्पल क्या क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो मिक, ABL, KRS, RAS, रास, मिक, हर2, जून, फॉस, और भी एक्सेट्रा, और भी जो है इसके अंदर आते हैं। उसके अंदर और भी प्रोटीन्स आती है जिसमें म्यूटेशन होने से, और भी जीन्स आते हैं जिसमें म्यूटेशन होने से आपका कैंसर होता है। इसके एग्जांपल कर देते तो ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन कौन से होते हैं। P53 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको गार्जियन ऑफ जीनोम कहते हैं, क्योंकि ये सारे सेल्स का रेगुलेशन करता है। क्योंकि क्या करता है, ये कैंसर को होने से रोकता है, यही जो है वो सारे रेगुलेशन की देखरेख रखता है, इसलिए हमको इसको गार्जियन ऑफ जीनोम कहते हैं। P53, बरका, APC, ये तीनों जो है, ये तीनों भी हैं, और भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी ताकि आप आपके एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो ये कुछ एग्जांपल है, और हमने ट्यूमर सप्रेसर और ऑन्कोजीन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। एक और क्विक व्यू देख लीजिए कि ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, जो प्रमोट करते हैं सेल ग्रोथ और डिवीजन को, और ट्यूमर सप्रेसर जीन के कौन होते हैं, जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ डिवीजन को, जो मैंने अभी कहानी बताई थी कि हर जब डेविल आएगा उसको रोकने के लिए कोई आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से जीन है जिनमें म्यूटेशन होने से इतनी बड़ी कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। रास, मेघ, हर2, इन सब में म्यूटेशन होने से ये सारी चीज़ें हो रही है। और आपको पता होना चाहिए कि इन सबको बचाने के लिए हीरोज कौन कौन से है। P53, बरका, APC, रेटिनोब्लास्टोमा, ये सब जो है वो हीरोज जैसे काम करते हैं। केयर टेकर कौन कौन से होते हैं, जो मेंटेन करते हैं जीनोम की स्टेबिलिटी को, ठीक है। रिपेयर मैकेनिज्म से डीएनए डैमेज हो जाता है तो रिपेयर मैकेनिज्म चलाते हैं। तो ये मैंने कुछ गेट कीपर जीन के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे रेटिनोब्लास्टोमा, P21, TP53, तो ये आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर भी आपको कुछ एग्जांपल दे दिया, जैसे गेट कीपर का एक और P16 भी होता है। तो ये सेल साइकिल में भी रेगुलेटर होते हैं। आपको पता है कि सेल सिग्नलिंग, सेल साइकिल, ये सारे जो है वो रिलेटेड, कैंसर को अगर पढ़ना है तो सेल सिग्नलिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब लेट्स सी दिस पाथवे कि हाउ P53 जीन का रेगुलेशन, जब P53 जीन हम बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्यूमर होने से आपकी बॉडी में रोक रहा है, कैंसर होने से रोक रहा है, तो ये कैसे रोकता है, और इसको भी रोकने वाला कौन है। हमने कहा था ना कि जो हमारी रक्षा कर रहे हैं उनको भी कोई रोकने वाले हैं, अगर वो रुक गए तो फिर कैंसर का होना तय है। तो कैंसर ने जो है वो इस तरीके के इंतजाम कर लिए है कि वो ट्यूमर सप्रेसर जीन को रोक सके और बॉडी में अनकंट्रोल तरीके से हमारा डिवीजन कर सके। तो ये जो है P53, ये हमारा है ट्यूमर सप्रेसर जीन, हमको पता है कि ये हमारा है ट्यूमर सप्रेसर जीन।
अब ये अपना काम कर रहा था एटीएम को एक्टिवेट करके फॉस्फोराइलेशन करके, ये जो है ये अपने जो मतलब जहाँ पर भी उसको ऐसा लगा कि डैमेज हुआ है या फिर कोई भी म्यूटेशन हुआ है तो ये अपना रिपेयर के पाथवे चला रहा है, ये रेगुलेट कर रहा है इन सबको। लेकिन अगर P53 को एमडीएम ने क्या कर लिया, P53 को अगर MDM2 ने आके पकड़ लिया, अगर MDM2 एक्टिवेट हो गया तो वो P53 का फंक्शन जो है वो पूरे तरीके से रिप्रेस कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो P14 ARF का फंक्शन आ जाएगा। P14 ARF जो है ये दोनों क्या है, प्लस प्लस, ये दोनों है भाई भाई भाई, तो ये ऑन्कोजेनिक सिग्नलिंग चालू कर देंगे, मतलब कैंसर चालू कर देंगे, कैंसर सिग्नलिंग। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। और प्लीज़ अगर ये वीडियो समझ में आया, मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाया है, आप और भी जगह मतलब आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये एकदम एग्जाम मतलब ये पढ़ लो, आपके एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे, CUET IIT जैम, मतलब इससे तो क्वेश्चन आपके मतलब 1-2 स्लाइड में मैंने जो पढ़ाया है उसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब।